नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से एक खबर। धर्मांतरण मामले में एनआईए ने रिपोर्ट मांगी है। यूपी यूनिट से धर्मांतरण केस की रिपोर्ट मांगी गई है। एटीएस से अब तक की इनपुट रिपोर्ट तलब की गई है। जानकारी दे दें कि यूपी में धर्मांतरण के जो भी मामले हैं और इसकी जांच चल रही है। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। नीलेश, धर्मांतरण मामले में एनआईए ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अब तक अगर हम एटीएस के अनुसार जो जांच की बात कर रहे हैं, क्या कुछ इनपुट सामने आ पा रहे हैं? लोगों का धर्मांतरित कराने का मामला प्रकाश में आने के बाद यूपी एटीएस ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। जांच शुरू करने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उमर गौतम और जहांगीर, जिनसे लगातार यूपी एसटीएफ की स्पेशल विंग जो है कोर्ट से रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर रही। पूछताछ में तमाम बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। इन खुलासों की बात करें तो इनका कनेक्शन आईआरएफ एक जो संस्था थी जिसको पहले ही देश गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके अलावा तमाम और संस्थाएं हैं जिनको 2015 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में बनी थी तो जो ऐसी सोसाइटी थी जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी या देश में काम कर रही थी, उन तमाम संस्थाओं को बैन किया गया था। अब उनका मामला भी इस धर्मांतरण के मुद्दे से जुड़ता हुआ देखा जा रहा है। उसके अलावा हाल ही की जांच में जब एटीएस को यह पता लगा कि पूरे मामले में कश्मीरी कनेक्शन हो सकता है, जिसके बाद एनआईए पूरी तरीके से हरकत में आई है और हरकत में आने के बाद यूपी एटीएस से पूरी जांच अभी तक जो हुई है उसकी रिपोर्ट तलब की है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये देश से जुड़ा हुआ अति संवेदनशील मामला है, इसलिए एनआईए भी कोई जो है कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि आईएसआई का नाम इससे जुड़ता हुआ पाया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही थी, फंडिंग के मामले में आईएसआई का भी नाम निकलकर सामने आया है। तो यूपी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है कि विदेशों से फंडिंग करने वाले लोग कौन थे। ये तो सामने आया है कि बाहर से फंडिंग हुई है, बाहर से हाथ है, लेकिन ऐसा भी जो कहा जा रहा था कि इन दो लोगों के अलावा बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, उनमें से क्या कोई और नाम भी सामने आया है? देखिए, अभी तक लगातार एसटीएफ इनसे पूछताछ कर रही, कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। कल की बात करें तो कल भी एसटीएफ ने उमर के जो बड़े भाई हैं उनसे पूछताछ की थी, फतेहपुर जिले में जाकर पूछताछ की थी कि उमर के साथ और कौन लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उमर की संपत्तियाँ क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न जनपदों में, देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस धर्मांतरण के मामले को अगर हम देखें तो देश के 24 प्रदेशों में इसका कनेक्शन मिला है। तो 24 प्रदेशों में लगातार एसटीएफ की अलग अलग यूनिटें जो हैं, एटीएस की यूनिटें लगाई गई हैं ताकि वहां पर भी लोगों से पड़ताल की जा सके। उसके अलावा एक और बड़ा मामला सामने आया था कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको बड़े पैमाने पर धर्मांतरित किया गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो इन जगहों पर जो संचालित मदरसे हैं उनमें जो है जो मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं या जो वहाँ पर मूक बधिर बच्चे रहते हैं, उनके अलावा जो डेफ सोसाइटी से एक लिस्ट मिली थी, उन लिस्ट से इन मदरसों के बच्चों की लिस्ट को मिलाया जाएगा। अगर कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं तो इन मदरसों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार एटीएस इस पे पड़ताल कर रही है। अब एनआईए ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि कश्मीरी कनेक्शन भी निकल कर सामने आया है कि कुछ कश्मीरी लोग भी इनसे मिले हो सकते हैं या कश्मीर से भी इनको सहायता मिल रही है। तो लगातार इस पर पूरी तरीके से एटीएस काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कानपुर से ये खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव परौंख जाएंगे। सुबह 8:25 पर हेलीपैड पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 9:05 पर अपने पुस्तैनी गांव पहुंचेंगे। मंदिर, मिलन केंद्र और स्कूल भी जाएंगे राष्ट्रपति। सुबह 9:25 पर मंदिर में दर्शन करेंगे। 11:50 से 12:20 तक लोगों से मुलाकात करेंगे। 4:50 से कानपुर के लिए रवाना होंगे और इसके बाद आपको बता दें 28 जून को सुबह 10:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। महामहिम कानपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे राष्ट्रपति और 12:10 पर राजभवन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो
तो ये 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम, कानपुर का ये दौरा, इस दौरान वो अपने पुस्तैनी गांव जा रहे हैं। कई अहम चीज़ें सामने आएंगी, लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में कई मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बहरहाल उससे पहले कानपुर की अगर स्थिति के बारे में जानें, अपने पुस्तैनी गांव जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे, मिलन केंद्र जाएंगे और स्कूल भी जाएंगे राष्ट्रपति। सुरक्षा के तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। वो तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई भी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे थे। ऐसा पहली बार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेन के जरिए पहुंचे हैं और कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कानपुर देहात से संवाददाता सलीम सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सलीम, अगर हम इंतजामों की बात करें, शुरुआत से ही देखा गया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। बहरहाल आज का जो शेड्यूल है, अपने पुस्तैनी गांव भी जाएंगे, मित्रों से भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति, क्या क्या और कार्यक्रम हो सकते हैं और कैसे इंतजाम है? जी देखिए, महामहिम का 9:30 बजे तकरीबन जो है अपने पैतृक गांव पर पहुंचेंगे। उसके बाद परिवार वालों से मिलेंगे, जो उनके मित्रगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मंदिर है वहां पर, उनका पुश्तैनी मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे पूरे परिवार के साथ। उसके बाद एक छोटा सा पार्क बना है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उस पर माल्यार्पण करेंगे। तकरीबन 2 घंटा जो है अपने पैतृक गाँव रहेंगे, पूरे गांव का जायजा लेंगे, गांव की क्या जो विकास कार्य कितना पीछे रहा फरोग, और तमाम सौगातें भी मिल सकती है फरोग गांव को। उसके बाद तकरीबन 2 घंटा रुकने के बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुखराए जाएंगे, जहां पर उनके मित्र हैं सतीश मिश्रा, जो हालांकि इस समय बीमार चल रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनके हालचाल लेंगे, और भी तकरीबन 138 लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। और उसके बाद एक छोटी सी जनसभा रखी गई है पुखराया में, और उस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, और कानपुर देहात के लोग जो है उम्मीद ये लगाए हैं कि महामहिम आए हैं तो तमाम सौगातें उनको मिल सकती हैं। जी ठीक है, ये भी जानेंगे सलीम, जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति देखता है कि हमारे शहर, हमारे गांव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इस तरीके के जब बड़े लोग पहुंचते तो उनमें एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है, एक विकास की मन में उमंग जग जाती है। हालांकि पहले से भी कई सुधार कर लिए गए होंगे, लेकिन आज अगर हम ताज़ा स्थिति जानने की कोशिश करें, जिस जगह राष्ट्रपति पहुंचे हैं उस जगह की स्थिति क्या है? देखिए, जहां हालांकि अभी राष्ट्रपति नहीं आए हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भी और लगेगा उनको पहुंचने फरोग गांव। 12 आईपीएस की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बल, विशेष सुरक्षा बल और तमाम जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की पैनी नजर है, सीआरपीएफ की पूरी जो है बटालियन तैनात है। चारों पूरा ये समझिए कि चाक चौकसी के नजरिए से पूरे इलाके को जो है सीज कर दिया गया है। आम आदमी की एंट्री नहीं है। उसके बाद जो बताया आपको कि फरोग गांव की अगर बात करें तो बहुत पिछड़ा गांव है, और कानपुर देहात वासियों को, फरोग वासियों के साथ साथ पूरे कानपुर देहात वासियों को ये उम्मीद है कि महामहिम का आगमन हुआ है। पहली बार कानपुर देहात आए हैं, अपने पैतृक गांव हैं, तो तमाम सौगातें उनको मिल सकती हैं। उन्हें उम्मीद है, उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी है। तो थोड़ी ही देर में जो है उनका पूरा अमला जो है कानपुर देहात होगा, फरोग गांव में होगा। सलीम, जैसे सौगातों को लेकर अगर बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ सौगातें रही होंगी, क्या कोई कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि किस तरीके की योजना या सौगातें हो सकती? देखिए, कानपुर देहात की बात करें तो अति पिछड़ा क्षेत्र है। इससे पहले रमाबाई नगर जब तक नाम रहा तो लोग इसे जिला समझते थे, लेकिन कानपुर देहात है तो आज भी लोग इसको कानपुर नगर का जो है ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। तो हालांकि पिछड़ा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जब से आप फरोग की बात करें, जब से जो है महामहिम जब से बने हैं, तब से जो है फरोग गांव की बात करें तो महामहिम बनने के बाद रोड खस्ता हाल थी, रोड बन गई। जो चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा जो है
CHT PHT वहां बना दी गई है। काफी विकास हो चुका है। बावजूद इसके अभी भी लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानपुर देहात को तमाम सौगातें मिलेंगी, चाहे बिजली की बात करें, चाहे सड़क की बात करें और चाहे पानी की बात करें। जो अति पिछड़े क्षेत्र है उनको भी ये सुविधाएं मिलेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो 3 दिवसीय कानपुर का दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं कानपुर देहात को तो डेवलप होता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आगे भी इसी तरीके से कार्य जारी रहेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, बाइक बोट स्कैम मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अरबों की ठगी मामले में यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी संजय भाटी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। नोएडा कमिश्नरेट ने संजय भाटी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। संजय भाटी समेत कई आरोपियों पर यह गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। और वहीं बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत अध्यक्षों के नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी की एक बड़ी कार्रवाई पदाधिकारियों को ऊपर देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने 11 जिला अध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया है। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और ललितपुर के जिला अध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया गया है। इन्हें पदमुक्त इसलिए किया गया है क्योंकि इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जिला पंचायत के चुनाव में नामांकन करने पहुंच गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो नीतियां तैयार की थी जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन को लेकर, उन नीतियों में ये जिला अध्यक्ष फेल पाए गए हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए ये निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या कोई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी की नीतियों के अनुसार काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 11 जिला अध्यक्षों को पदमुक्त किया गया है वो साफ तौर पे ये चेतावनी है उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं या पार्टी की नीतियों के अनुसार जनता के बीच जाकर काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के तहत फर्रुखाबाद के सचिन यादव को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद उनको भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव ने यह ठान लिया है कि 2022 से पहले जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त उनके कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या जो नीतियों को जनता तक पहुँचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। उनको पदमुक्त करके एक बार फिर से ये चेतावनी दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और लखनऊ से खबर, बिजली विभाग के बाबू का वीडियो वायरल हुआ है। बताया इस वीडियो में रिश्वत लेते हुए दिखा दे रहे हैं बाबू जितेंद्र शुक्ला। बता दें महिला से 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है बाबू जितेंद्र। नादरगंज के बिजली विभाग में कार्यरत है बाबू जितेंद्र शुक्ला। इस बाबू जितेंद्र शुक्ला का 30 जून को रिटायरमेंट होना है। महिला ने बाबू जितेंद्र और लाइनमैन हबीब पर आरोप लगाया है। बिजली बिल को चेक करने और चेक मीटर लगाने के लिए रिश्वत मांगी थी। अधिशासी अभियंता संदीप तिवारी पर भी महिला ने आरोप लगाया। अधिशासी अभियंता पर मामले को लीपापोती करने का आरोप लगाया। फिलहाल जो वीडियो बनाया गया और वायरल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। 50,000 रुपए की रिश्वत ली गई इस महिला से। बाबू जितेंद्र का ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। 50,000 का वीडियो, इसका रिटायरमेंट था लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही रिश्वत का ये वीडियो। और कोरोना संक्रमण ने जो तबाही मचाई इससे सभी वाकिफ हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया और कई अपनों को जाने का गम क्या होता है ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उन अपनों को खोया है, जिसका कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। ऐसा ही दुखों का पहाड़ शाहजहांपुर में रहने वाले एक परिवार पर भी टूटा है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनों के जाने का गम। 10 साल की माही के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। सड़कों पर कपड़े बेचकर चला रही परिवार। कौन देगा सहारा, कौन बनेगा मसीहा। अपनों का साथ छोड़ जाने का गम शब्दों में बयां नहीं हो सकता। हालांकि आंखों के आंसू काफी कुछ बयां कर देते हैं। वैश्विक महामारी ने किसी बच्चे के सिर से पिता का साया छीन लिया तो किसी मां के आंचल से ही बच्चा वंचित हो गया। ऐसा ही एक और मामला शाहजहांपुर से सामने आया है,
जहां मोहल्ला खिरनी बाग में रहने वाले एक परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। इस परिवार के मुखिया की कोरोना के कारण मौत हो गई, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी महज 10 साल की माही के ऊपर आ गई है, क्योंकि माही की मां बीमार रहती है। घर में माही के दादा दादी भी हैं, लेकिन बुढ़ापा उन्हें अब काम करने की इजाजत नहीं देता। माही पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है कि अब रोते रोते उसकी आंखें भी थक गई हैं और आंसू तो मानो जैसे सूख ही गए हैं। बची है तो सिर्फ यादें। कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद परिवार को चलाने की जिम्मेदारी माही को उठानी पड़ रही है। माही अपने दादा दादी के साथ सड़कों पर कपड़े बेचकर जैसे तैसे घर को चला रही है। ऐसे में पूरा परिवार मुफलिसी में जीने को मजबूर हो गया है। कोरोना से कहते मेरे घर पे घर गया पूरी तरीके से, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। मेरी लवंडिया की परवरिश कैसे होगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। हमारा सब परिवार हंसी खुशी रहता था और एकदम से क्या कहते हैं उन्हें कोरोना हो गया। 3 रातों से उन्हें बुखार भी आ रहा था, उन्हें कोरोना हो गया था और क्या कहते तब फिर जब पापा की कोरोना से मौत हुई थी, इसलिए क्या कहते उसके बाद फिर हमारा परिवार बिल्कुल बिखर गया। और क्या कहते मैं और मेरी मम्मी, हम ही दोनों खाली दुकान पर बैठते हैं। मैं ज़्यादा बैठती हूँ। माही ने सड़कों पर कपड़े बेचकर परिवार चलाने की तो ठानी, लेकिन वहां से भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। माही दिन भर कपड़े बेचकर सिर्फ 100 या 150 रुपए ही कमा पाती है। मुख्यमंत्री से प्रार्थना है मेरी, ये क्या कहते हैं वो हमारी कुछ मदद करें, हमारी ओर देखें, हमारी क्या कहते हैं हमारी आवाज़ सुने और जैसे जितनी योजनाएं चल रही हैं कुछ योजनाएं हमें भी दें। पालन पोषण करता था, कोई काम हम सिलाई करता था, उसको फिर बेचता था ले जाकर दुकानदारों पे या इधर उधर, तो वही घर चला रहा था। वो तो रहा नहीं। अब हमें तो परेशानी है बहुत खाने पीने की, आगे की क्या होगा क्या नहीं। है लड़की है, ये इसकी शादी करनी है, पढ़ाई करवानी है। अब दिमाग नहीं काम करता, क्या करा जाए क्या नहीं, कैसे हम। बहरहाल इस परिवार का दर्द जानने के बाद लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और ऐसे मोड़ पर खड़े होने के बाद भी इस परिवार की मदद के लिए ना तो अभी तक किसी समाज सेवी ने हाथ बढ़ाया है और ना ही किसी प्रशासन ने। खबर नोएडा से है। जिला अस्पताल में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाने वालों की अचानक भीड़ उमड़ी है। बता दें, वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। फिलहाल उन लंबी कतारों की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये नोएडा की तस्वीरें है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन का जो कार्य शुरू किया गया है, लोगों में एक भारी उत्साह देखे जा रहा है। जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन का जो कार्य शुरू किया गया है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और ये कतारें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर नोएडा से ही। काला धन चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10,000 का इनामी शातिर चोर सनी उर्फ अश्वनी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, महामाया फ्लाईओवर कट से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो काला धन चोरी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शातिर चोर जो कि 10,000 का इनामी बताया जा रहा है, सनी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। काले धन की चोरी करने वाला एक और सदस्य गिरफ्तार हो गया है। इनामी सदस्य था, चोर था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से काफ़ी सोने की बरामदगी की है।
कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। हमारे साथ सीधे डीसीपी राजेश सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की और अब तक जो देखा जा रहा है कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में 11 जून को इसी महीने को एक बहुत बड़ा खुलासा किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा अच्छे काम करके 10 सोने का बिस्किट उस समय हम लोग रिकवर किए गए थे। 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी और कुछ ज्वेलरी और कैश भी बरामद हुई थी। उसी केस का कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक जो फरार चल रहा व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसका नाम सन्नी है, पुत्र घनश्याम। ये लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। वहाँ एक कोतवालपुर करके एक गांव है। ये 10,000 इनाम भी घोषित हुआ था अभी कुछ दिवस पहले। इनका कब्जे से अभी 2 सोने का बिस्किट 1 किलो का वजन है, तो लगभग 1 करोड़ का कीमत है, और 100 ग्राम के एक सोने का चम्मच और एक पीली धातु का कटोरी और 2 ज़मीन का कागजात जो इनको बंटवारे के दौरान कुछ पैसा मिला था, लगभग 40 लाख मिला था, उससे ये 2 ज़मीन खरीद लिया था। उस 2 ज़मीन का कागजात कुल इस तरह का इनका रिकवरी लगभग 2 करोड़ का आसपास हम लोग रिकवर किए गए हैं इस सन्नी से। इनसे पूछताछ करने में ये पता चल गया कि इनके पास एक और बैग है, और उस बैग को हम लोग तलाश किया। तलाशी में ये पता चल गया कि ये किसले पांडे और संजीव पांडे का और जो राममणि पांडे हैं उनका पिताजी है, उनका पूरा का पूरा कागज़ है, जो पर्सनल कागज़ है। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हमको मिली है कि वो जो किसले पांडे और संजीव पांडे, इन दोनों का नाम से एक प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट ये लोग पहले खरीदे हैं, उसका कागज़ मिला है। वो एक प्लॉट का कीमत 88 लाख है, तो 2 प्लॉट का कागज़ मिला है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये जो भी पहले जो सामान चोरी हो गई थी, वो सीधे सीधे लिंक्ड हो रहा है इन लोगों का, राममणि पांडे एंड उनका परिवार के ऊपर। और ये साबित भी हो गया कि ये इन लोगों के द्वारा उस फ्लैट में सामान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आईपीएस राजेश सर, जिनका साफ कहना है कि जो अब काले धन के इस पूरे गैंग में चोरी करने वाले चोरों में से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 3 फरार हैं और जल्द ही पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी कर लेगी। वहीं किसले पांडे और राममणि पांडे का भी पता लगाया जा रहा है। पूछताछ होने के बाद जब पूरा खेल जो है किस तरीके से चोरी हुई, काला धन था, उसके बाद ही पता लगेगा। विजुअलिस्ट के साथ में शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। बागपत से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें, दोनों बदमाश व्यापारी से लूट में शामिल थे। बदमाश के पास से 4 लाख रुपए, 2 तमंचे और बाइक बरामद की गई है। सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है, जहां मुठभेड़ हुई थी। तो दोनों बदमाश व्यापारी लूट में शामिल थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से 4 लाख रुपए बरामद किए गए। आज थाना सिंगावली अहिर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिंगावली अहिर पुलिस द्वारा बसौत पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, वो लोग रुके नहीं, वो लोग भागने लगे, फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। मीतली रोड पर आगे आकर उन्होंने अपनी बाइक खेतों में उतार दी, जहां पर पुलिस से पुनः मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा है। चंदौली से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 20,000 का इनामी शूटर श्रवण यादव गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। शूटर श्रवण यादव के पैर में भी गोली लगी है। बता दें, जौनपुर का रहने वाला है ये बदमाश श्रवण यादव। महरौड़ा प्रधानपति की हत्या में ये वांछित था। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 20,000 का इनामी शूटर श्रवण यादव। देखिए, इंटेलिजेंस थी हमारे पास कि कुछ संदिग्धों का मूवमेंट आज जनपद में हो सकता है। इसी के चलते गहन चेकिंग कराई जा रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा, मुगलसराय में भी, बलुआ में भी तथा अन्य सभी अधिकतर थाना क्षेत्र में चेकिंग कराई जा रही थी। उसी चेकिंग के चलते ये जो रोड है जो टांडा कला से मजदहा की तरफ जाती है, यहाँ पर चेकिंग के समय 2 संदिग्ध जो हैं वो पुलिस पार्टी को देख करके और भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया और जब उन्होंने अपने आप को घिरते हुए देखा, तो फिर पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया। उसमें से
तब आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी उन पर फायर किया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागने में कामयाब रहा। देखिए और खबर रामपुर से कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। बता दें, पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 किलो चरस देसी तमंचा बरामद किया गया है। नशीले पदार्थ की तस्करी करता था ये बदमाश। फिलहाल मुठभेड़ में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला ये बदमाश गिरफ्तार किया गया है। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को पकड़ा है जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। उनमें से एक का नाम निजाम है और एक का नाम समर है। इनमें से एक रामपुर का ही रहने वाला है और एक उत्तराखंड का है। इनके पास से एक फर्जी नंबर लगी हुई एक सेंट्रो कार, 2 किलो चरस, एक तमंचा, एक चाकू बरामद हुआ है। अभियुक्त साकिब किस्म के अपराधी हैं और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये कहाँ से माल लाते थे, कहाँ यहाँ सप्लाई करते थे, इसके बारे में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।